बराबर है, डन, पता चला। नाउ हु विल रीड फॉर मी? कौन रीड करेगा? भाई पढ़ा तो हो गया, सेट एंड रीड। प्रॉब्लम है क्वेरी आपको तो रीड करो, सेट एंड रीड। एक मिनट, हाँ बोलो आपको क्या प्रॉब्लम है? नोटिस कौन बोल रहा था? नोटिस कौन? कोई नहीं, चल ये रिपोर्ट है, नोटिस नहीं, चलो पढ़ो। I want to know voice that can be heard by all students, even my online students. So बेटा लाओ थोड़ा सा तेज। चलो नेक्स्ट कौन पढ़ेगा इसके अलावा? पढ़ ले। We review the topic of e-village program conducted in Gujarat state of India and describe the process to help villagers in rural India achieve poverty status of and hyper are limited by law. We reviewed the program and documents and conducted 20 qualitative interviews with program staff at village level. The stakeholders from the 2010 to 2016 STEM Mumbai Foundation on implemented the TV program in 40 villages in Gujarat state. By these programs, we use numbers of strategies to help village community, including collaborating with community-based organizations, especially health workers. TV assessment criteria. By this, we success in getting we got success. We got success. अब देखो इसके अंदर अपन ने क्या बताया कि पहले तो अपन ने सीधा वो थोड़ा सा बताया भाई कितने टोबैको यूज होता है, कितना परसेंटेज यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि भाई प्रोग्राम तो पहले से चल रहे थे बहुत सारे, मगर उसका है ना ठीक से इम्प्लीमेंटेड, ठीक से लागू नहीं करते थे, इस वजह से वो ठीक ठाक हो नहीं पा रहे थे। हम लोगों ने सलाम मुंबई बोला कि उन्होंने जो प्रोग्राम्स बनाए थे, बहुत सारे स्ट्रेटजीज बनाई है, हमने वो स्ट्रेटजीज और डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करा, उसके बाद कुछ एडिशन करके हमने उन लोगों के साथ बात करी, जो प्रोग्राम जो विलेज लेवल के ऊपर जो स्टाफ प्रोग्राम्स थे उनके साथ बात करी, हेल्थ वर्कर से बात करी, और बात के अंदर एडवर्टाइजमेंट और इन सब से हमने चालू करे, जो कि 40 विलेजेस के अंदर चालू करे गए थे, और उसमें से हमें 3 विलेजेस का ये सक्सेस हमने तो बोले मैडम 40 में से 3, बट इट इज वेरी हार्ड, डिफिकल्ट होता है। अब वो बोले हाँ नहीं भेजना जाके कौन में बैठ के तो किसको पता चलता। अरे ये तो देखो आप लोग मूवीज जाते हो, अभी तो टीवी पर भी दिखाते हैं वो सीरियल्स की बीच में एड में वो अजीबोगरीब होते हैं, दिखाते हैं, तो बाय दिस आल्सो यू कैन अंडरस्टैंड इट। फिर एक वो ऐड आती है, उसके अंदर क्या होता है कि वो हमारे वो लव के कपड़े नजर आते हैं, उसका वही तो है, उसमें एक कॉलेज जैसा होता है, वो भी हो गया एकदम वो नहीं छोटा, एक का कार कितना वो ऐसा ना। देखो जिनको बहुत वो एडिक्ट
जो होते हैं ना वो है ना कुछ ना कुछ आपको रीजन देते हैं, अरे इससे ये नहीं होता, उससे वो नहीं होता, इससे ये नहीं वैसे होता, बट एट द एंड ऑफ द डे smoking is injurious to your health. That's all. सही बात है। और वैसे ही लिकर की बात इसमें बोला नहीं है कि लोगों को जब लिकर लेते हैं तो उन लोगों को नींद आती है एंड दे गॉट अ वेरी सिंपल एक्सक्यूज, तो ये तो नशे में वैसे पता नहीं, एक्चुअली में नशे में होते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता, तो उनको ये कैसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि ये बहन है, ये भाभी है, ये पत्नी है, ये माँ है और ये बेटी खुद की। जो दूसरे लोगों की बहन बेटी माँ वाइफ वो डिफरेंशिएट नहीं करते। एक्चुअली में ये लोग क्या करते हैं, कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट, वो ले लेते, अपनी का पता चलता है, दूसरों की पता नहीं चलता है, छेड़खानी कर देते हैं। इसलिए लिकर पीने के बाद तुम लोगों को लाइसेंस मिल जाता है, कभी लड़ड़िए खाओ, को लड़कियों को जाओ, दिस वाज नॉट फेयर। एक्चुअली में ऐसा होता ही नहीं, दिस वाज रॉन्ग। तुम्हें सिर्फ नींद आती है, नींद आने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना स्टेटस ऑफ जो माइंड है, जो अलर्टनेस है वो खो देते हैं। हाँ, आपकी आंखें भरी होती है, अंडरस्टूड, मगर आप अपनी वाइफ, अपनी सिस्टर, अपनी मदर, अपनी डॉटर को आप पहचान सकते हो, बाकी को नहीं पहचान सकते, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर यही होता, नशा होता और इतना ही तेज नशा होता तो आप अपनी माँ बहन बेटी को भी तो नहीं, वाइफ को भी नहीं पहचानोगे, पता नहीं चलेगा, समझ रहे? So it is just in simple blurring excuse, nothing else to do with it. Smoking से ऐसा कुछ होता नहीं है, but bad habit is a bad habit. गलत है, तुम्हारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, साथ ही साथ आप खड़े रह के स्मोक कर रहे हो तो आपके पास के जो लोग हैं उनकी हेल्थ को भी इफेक्ट होता है, उनकी हेल्थ को भी इफेक्ट होता है, क्योंकि आप जो टोबैको वाला धुआं फेंकते हो, निकालते हो, कुछ भी करते हो, वो बदबू आती है, पीठ के अंदर जाता है, तो फिर समझ रहे हो? आई बात समझ में कि नहीं? पता चला तो होमवर्क के अंदर क्लिक खिलाओगे मेरे लिए रिपोर्ट, तुम लोगों को सिंपल दूंगी, ये तो मैंने हार्ड वाला दिया, बट आई विल गिव यू सिंपल, तो आप लोग हमेशा से लिखते हो, ठीक है? लिखो, चलो क्वेश्चन। अगर फॉर्मेट में समझ में ना आया हो बेटा तो मुझसे पूछ लो। दूसरी बात, एक टेक्निक पता है, एग्जाम के अंदर जब आपसे पूछा जाए कि भाई रिपोर्ट लिख, और आपको टॉपिक, ये तो टॉपिक ऊपर में लिखा नहीं बराबर, लेकिन टॉपिक बीच में लिखते हैं, ध्यान रखना, टॉपिक पेज के बाद यहाँ बीचों बीच लिखते हैं, ध्यान रखना। अब फिर से रिव्यू करेंगे ऑन मंडे एंड देन वी विल गो अगेन, ओके? अब देखो, अगर आपको टॉपिक जो किया उसके बारे में कुछ नहीं पता, नहीं आता, सिंपल फॉर्मेट विल गेट वन, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन, यू आर द हेड बॉय slash head girl of your school. Write a report in about 200 words on 15th August celebrated in your school. अब ये तो 15th अगस्त है, बेशक अगले महीने आने वाली है,
कई बार नहीं, संडे को तो लोग छुट्टी मार लेते, अब जब नहीं होती तो हमको जाना पड़ता है। जय हिंद जय हिंद। ठीक है, तो हर एक को मालूम है क्या होता है, नहीं मालूम है तो मैं बता देती हूँ, आप बोलिए मुझे। तो यार पूरे स्कूल को ना अच्छे से साफ सफाई करके डेकोरेट करा गया, लाल ऑरेंज व्हाइट बंटिंग्स लगाई गई, परेड्स करी गई थी, चीफ गेस्ट आया था, उन्होंने जलाए थे दीपक, lit the lamp, and the program was started. Our principal welcomed the chief guest, and thereby the prizes were being distributed by the chief guest. So last year 10th or 12th के अंदर जो first second आए थे ना उनके ऊपर yes बोल दे best boy क्या ना best girl of the school was given the badges, and there were many cultural programs prepared by standard so and so. जब वो आए तो उन्होंने फ्लैग पोस्ट करा, everybody stood up, फिर नेशनल एंथम गाया, फिर क्या नाम है झंडा गीत होता है विजय विश्व तिरंगा फहरा, वो क्या नाम है 10th की या फिर 9th की गर्ल्स ने इकट्ठा होकर गाया था, we all salute, इतना बहुत मेरे मित्र दोस्त करती हैं, क्योंकि हर साल हम यही पाते हैं, यही चीज कुछ रिपोर्ट तो है ना आंख नीच की कोट के पीछे ये इंडिपेंडेंस डे, उसके बाद वो आएगा क्या नाम है कौन सा डे आता है 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, फिर स्पोर्ट्स डे, फिर एनुअल फंक्शन, या फिर बोल देंगे ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर रिपोर्ट लिखो, और अभी तो आएगा क्लीनलीनेस फ्री, फिर कोरोना जो आया उसके ऊपर, ये सारे कॉमन टॉपिक्स हैं, अपने धीरे धीरे है ना तुम उसको लिखते जाएंगे, नहीं होगा तो एक आधा साथ साथ नहीं लिखा दोगे तो ये रेडी हो जाएगा, नाइस नहीं यहाँ से फोटो आईफोन यस हाँ थैंक ऑनलाइन में सबको पता चला बेटा? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. बेटा।
વાંધો નહીં પણ 9th ના બે હતા બંને ભેગા કરના થાય ને તો એક કલાક ફ્રી મળી જશે ને બધા 10 ના બી ભેગા કરે છે કે શું કર હા તો પછી મળવાનો જ છે ને ટાઈમ પડી જશે હું કરીને જઈશ ટેન્શન ના કર બધા આવી ગયા કે બાકી છે फोन निकाल के
जी जी वन मिनट, क्लास में कनेक्ट हो जाओ। हाँ डन। अभी इसको मैं ना एडमिट करने में गिर नहीं जाऊँ। इसको आना साथ ही पार्टिसिपेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं नाजिज्म इन जर्मनी। नाजिज्म जर्मनी, जर्मनी क्यों रीजन हुआ, व्हाट वर द रीजंस, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट जर्मनी हैज लॉस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दैट वाज द रीजन। इट हैज लॉस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार गया था और बहुत बुरी तरह हारा था, ये फर्स्ट रीजन था। देन इकोनॉमिकली कंप्लीटली ruined हो गया था, राइट, दैट वाज द सेकंड रीजन। Then the Treaty of Versailles, second main reason was Treaty of Versailles. ये उनको साइन करना पड़ा था फोर्सफुली उनको साइन करना पड़ा था, उनकी मर्जी से कुछ भी नहीं हुआ था। आपसे कोई जबरदस्ती काम करवाए तो आपको किसी को भी पसंद नहीं आएगा। तो ये तो हम एक कंट्री की बात कर रहे हैं और बहुत पावरफुल कंट्री की बात कर रहे हैं, राइट। तो उनसे बहुत ही फोर्सफुली कुछ काम करवाया गया था which they were not ready to do, right? So that was the reason, second reason. Then Germany were extremely angry with this unjust treaty. Unjust treaty का यही मतलब है ना, आपसे कोई आपके घर में आ जाए और आपसे सारी चीजें छीन ले तो you feel very humiliated, you feel very insulted, you feel you are not justified, आपसे आपके साथ सही नहीं हुआ है। तो वो भी वही जर्मनी को फील हुआ, right? It was an unjust treaty. It was an unjust treaty, right? That is the utter truth that the whole world knows, right? It was unjust treaty, and then there was a one party came into the power. यानी जब 1919 में एक पार्टी जो रूल में आई, that was known as a Nazism. And who was the leader of Nazism? Hitler. Everybody knows about him, right? Adolf Hitler. He came into the power and he became the dictator of the country, right? What he was, what dictator. ये सब चीजें बहुत याद रखनी जरूरी है कि 1990 में नाजिज्म करके पार्टी आई। The full name of Nazism is National Socialist German Workers Party that came into the power in 1990. ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना सबको बोर्ड, आखिरी वालों को क्लियर? This party came to be known as a Nazi party. और नाजी पार्टी की फिलोसॉफी क्या थी? ये दो ही फिलोसॉफी थी, एक तो नेशनलिज्म एंड दूसरा था सोशलिज्म। मैं पॉइंट्स इसलिए लिख रही हूँ कि आपको भी इसी तरह एग्जाम में पॉइंट्स लिखने हैं, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा मिला के, मीन्स यू हैव टू एलैबोरेट एंड यू हैव टू राइट। So first it was they were lost first world war. Treaty was first forcefully imposed on them. It was an unjust treaty. Then new leader came into the power. 1919 Nazism. His name was Adolf Hitler. He was a dictator. Now अब नाजिज्म बिलीव क्या करता था, दो चीजों में बिलीव करता था, अपने नेशन के लिए जीना है और जर्मनी को सोशलिज्म बनाना है, मतलब किस तरह हम उसको सक्सेसफुल बनाए, राइट। सोशलिज्म जो रशिया में सोशलिज्म शुरू किया था, सोशलिज्म शुरू किया आफ्टर द डेथ ऑफ जर्मन प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग, यानी उससे एडोल्फ हिटलर के पहले देयर वाज अ प्रेसिडेंट हुज नेम वाज हिंडनबर्ग. Hitler assumed the post and established his dictatorial rule. Actually हिंडनबर्ग को मरवाया ही हिटलर ने था, राइट, लेकिन ऐसा कुछ इसमें इंफॉर्मेशन नहीं दी है, but by politically influence he made Hindenburg killed and then he became the leader. उसका पूरा चैप्टर है सीबीएसई में 45 पेज का, पूरा हिटलर पे ही है,
कि किस तरह से वो रूल में आया, कैसे उसने पावर लिया, एवरीथिंग. So, death of German President Hindenburg, Hitler assumed the post and established his dictatorial. He was a dictator. यानी उसने dictatorship हमारी country, sorry, हमारी नहीं है, जर्मनी में है. He adopted stern and aggressive policy. Stern और aggressive का मतलब क्या होता है कि आप बहुत ही strict rules लाओ, right? कि कोई इसको oppose ना कर सके. If you will oppose something, you will be killed or you will be punished hardly. Right? So he imposed stern policies and rules. जितने भी रूल्स थे, जितने भी थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स थे, जिसको आप नहीं फॉलो करोगे तो यू विल बी नॉट अलाउड टू लिव इन दैट कंट्री. ऐसी सिचुएशन. एंड ही जर्मन कंसिडर्ड हिटलर एज अ फॉरर सेवियर. मैंने नहीं बताया था कि हिटलर बहुत अच्छा बोलता था, तो आप अगर उसको सुनोगे ना तो आपको लगेगा कि इसके सिवाय तो हमारी नैया पार कोई नहीं कर सकता. ही वाज दैट गुड ऑरेटर, राइट? और सबको ऐसा, वो बहुत ही फास्ट अच्छे अच्छे चेंजेस ला रहा था. जर्मनी की इकोनॉमी जो बहुत ही डाउन थी, उसने बहुत ऊंचा कर दिया था जर्मनी की इकोनॉमी को. तो सबको लग रहा था कि ही इज आवर फॉरर. जर्मनी में फॉरर मतलब सेवियर, यही हमारा मसीहा है. So that what they believed at that period of time. So लोग भी उसको completely blindly follow करने लगे. Then Nazi soldiers wore blue military uniform and struck a red strip on their shoulder, a war symbol of swastika. जो हमारा स्वस्तिका उल्टा, हमारा स्वस्तिक कैसे होता है कि जैसे हमारा स्वस्तिक ऐसे होता है ना, उसका उल्टा स्वस्तिका था, right? So उसने there was a swastika that was symbol of it, right? Then Hitler authoritarian and militarist nature became obvious after coming to power. मतलब जैसे ही वो पावर में आया, he was a soldier, right? And he was belong to military. तो उसमें वो मिलिट्री की जो अथॉरिटी होती है ना, कि कुछ भी करो मार डालो, मतलब कुछ नहीं हो रहा है तो मार डालो, तो वो उसकी मेंटालिटी उसके रूल के साथ उसके अंदर आई. और वही उसने क्या किया, पूरी कंट्री में फॉलो किया कि जो नहीं चाहिए उसको खत्म कर दो. दैट वाज हिज मेंटालिटी. इसका मतलब ये होता है कि he believes in that. His main aim was the emergence of Germany as a major power. और फिर उसने क्या किया, एज अ मिलिट्री रूलर उसने धीरे धीरे दूसरे कंट्रीज को कंट्रोल करने लगा. मतलब बहुत ही, जितने भी पोलैंड है, जितने आजू बाजू के जितने कंट्रीज थे, वो सारे उसने लड़ के कंट्रोल कर लिया. एंड ही बिलीव्ड इन दैट कि जर्मनी को मुझे सबसे बड़ा सुपर पावर बनाना है. मींस नो अदर कंट्री कैन बी अ सुपर पावर, only Germany can be a superpower. So that's what he believed. So he believed in making Germany as a superpower. उसको सुपर पावर बनाना था उसकी कंट्री को. So that what he believed in. Then उसके लिए उसने क्या क्या किया, मतलब ये मेजर पावर बनाने के लिए, इन द नेम ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ जर्मन रेस. वो क्या था, आर्यन था. आर्यन मतलब एक रेस होती है, आर्यन रेस. तो वो उसको फॉलो करता था. तो उसको लगता था कि आर्यन रेस जो वाले होते हैं ना, वो सबसे बेस्ट होते हैं, राइट? उनमें कोई यानी फिजिकली दे आर वेरी स्टेबल, मेंटली वो बहुत स्टेबल होते हैं. उसके सिवाय जितने भी कंट्रीज में लोग हैं, वो कोई भी मीन्स वो कुछ भी नहीं है. दे आर नथिंग फॉर अवर कंट्री, यानी दे आर नो गुड फॉर अवर कंट्री. ऐसा उसकी सोच थी. तो वो क्या सोचता था कि मैं अपनी कंट्री को प्योरीफाई करूं. और प्योरीफाई करने के लिए उसने किसको मारा, ज्यूज एंड जिप्सीज, जो उनकी कंट्री में उसको लगता था कि हमारी कौम से कम है, राइट? तो उनको वो मार देता था. जैसे हमारी कंट्री में भी है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग है. हमारी कंट्री में भी SC ST OBC को हमने अलग कर दिया था, लेकिन हमने हमारी कंट्री में उनको अलग कर दिया था. लेकिन हमने उनको मारा नहीं था, मार डाला नहीं था. लेकिन जर्मनी बिलीव्स इन दैट कि हमें मार डालना है. सो his policies were targeted and exterminating Jews, gypsies and mentally challenged people. यानी उस वक्त उसने millions of Jews, millions of gypsies and millions of disabled people को, लाखों, 1 million यानी 10 लाख, right? So millions of people were killed in his reign.
यानी जब तक वो पावर में था 1919 से 1944, तब तक उसने लाखों लोगों को मार डाला, राइट? एंड बी द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, innumerable European Jews lost lives, which is known as a Holocaust. आप किसी को हजारों की संख्या में ऐसे ही मारते हो ना, तो that is known as a Holocaust. उसे क्या कहा जाता है? Holocaust कहा जाता है. Holocaust का मतलब होता है मास किलिंग, मतलब विदाउट रीजन यू आर किलिंग पीपल. वॉर अलग बात होगी, वॉर में तो आप सोल्जर्स लड़ाई कर रहे हो, राइट? लेकिन आप ऐसे ही कंट्री के लोगों को मार रहे हो, तो दैट इज नोन एज अ हॉलोकॉस्ट, एंड द मास किलिंग इट इज नोन एज. So he killed millions of Jews and Gypsies at that period of time. Now, Hitler's expansionism, military action against neighboring countries, and the policy of exterminating certain groups led to the Second World War and became an important reasons for the same. और इसमें हिटलर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही था कि उसने है ना सबको, जितनी भी आजू बाजू वाली कंट्रीज थी ना, उन सबको पिंच किया. मतलब आपको कोई बार बार आपको नुक करे कि आम मारे टपली टपली मार करे, तो यू विल इन शॉर्ट इन लास्ट व्हाट यू विल डू, एक ठोकी देवानी ने ना ठोकी देवाय, પછી ઘડી ઘડી મારે તો મારી દેવી જ પડે ને. तो द सेम हैपेंड विद हिटलर आल्सो. ये जर्मनी ने यही किया, जितने भी आजू बाजू वाले कंट्रीज थे, जितने सुपर पावर्स थे, उनके साथ उसने वेज की वॉर किसी भी तरह से, राइट? और वो वॉर के कारण क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ कि ये पूरा सिचुएशन क्रिएट हुआ वर्ल्ड वॉर. उसमें जापान भी जर्मनी के कारण ही उसके यहाँ एटॉमिक जो हुआ था, क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन, वो उसी के कारण हुआ था, क्योंकि जर्मनी और जापान एक साथ में हो गया. जर्मनी ने बोला कि जापान तुम अटैक करो, तो उसने पर्ल हार्बर पे अटैक किया, यानी यूएस का जो नेवी हार्बर था ना, उस पे अटैक किया. तो उसमें उनके अराउंड 300 सोल्जर्स थे, दे वर किल्ड. 300 या 72 सोल्जर्स थे, आई डोंट रिमेम्बर द राइट फिगर. वो मर गए. तो फिर जापान ने ही अटैक किया था, राइट? तो फिर उसने जापान पे एटॉमिक बॉम्ब डाला. So you imagine Germany was responsible for a very drastic, क्या बोलते हैं, drastic, मुझे याद नहीं आ रहा है, loss of the countries. Many countries were into it. सुनाई दे रहा है क्लास? यस मैम. तुम लोगों का आवाज ही नहीं आया, मैंने लगा तुम लोग ऑनलाइन वाले गायब हो गए. हो ना? यस मैम. यस मैम. मैम Okay. पर्ल हार्बर पे जो अटैक हुआ था, उस पे मूवी भी बनी है ना, पर्ल हार्बर वाली देखी है, वो टॉम क्रूज वाली movie है. चलो, नाजिज्म एंड जर्मनी, क्लियर? समझ में आया? श्योर? यस मैम. यस मैम. ओके. इसके ये सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं ऑनलाइन वालों को? यस मैम. क्लियर दिस पॉइंट्स? क्लियर दिस टॉपिक? श्योर? चलो गुड. नाउ हम बात करेंगे मिलिट्रिज्म इन जापान. अब जो स्टोरी हमने इटली की पढ़ी ना, वो सेम जापान के साथ भी हुआ. कैसे हुआ वो हम बात करेंगे. मिलिट्रिज्म इन जापान मतलब कैसे मिलिट्री रूल जापान में आया, और उन्होंने भी यही फॉलो किया कि हमको सबको खत्म कर देना है, एंड वी वांट टू बिकम अ सुपर पावर. यही मेंटालिटी उन लोगों की भी थी, राइट? अब जापान क्या था, अलाइड नेशंस में था. इन अलाइड नेशन इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ ना,
तब जापान किस में था? अलाइड नेशन, बहुत छोटे छोटे जितने बहुत सारे कंट्रीज थे उसमें जापान भी था, राइट. सो अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ वर्साइली, जब ट्रीटी ऑफ वर्साइली साइन किया गया इन 1919, तो उसमें जापान को अलाइड नेशंस ने बहुत सारे स्टेट्स दिए थे कि आप उसको यूज करना और आप उससे प्रॉफिट कमाना, ठीक है. तो जापान गॉट द बेनिफिट ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ चाइना, यानी जो चाइना के प्रोविंसेस थे ना वो दिए थे. और उस वक्त प्रोविंसेस चाइना, अब चाइना बहुत पावरफुल हुआ है, लेकिन अगर हम उस वक्त की बात करें 20th सेंचुरी की बात करें, तब चाइना कुछ भी नहीं था. मतलब चाइना वाज नॉट पावरफुल एट ऑल. चाइना के पास इतने रिसोर्सेज है, चाइना को खुद को भी नहीं पता था, तो जापान को कैसे पता होगा, राइट. तो जापान को बहुत ही अनजस्ट फील हुआ कि हमको ऐसे चाइना दे दिया, अच्छी अच्छी जगह तुम लोग ले ली, हमको कुछ भी नहीं दिया. तो जापान ऑल्सो फील वेरी इंसल्टेड एंड ह्यूमिलिएटेड, राइट. सो द चाइना, इंग्लैंड एंड फ्रांस ने सारी अच्छी अच्छी जितनी भी अच्छी टेरिटरीज थी जर्मनी की वो सब उन्होंने ले ली और चाइना पकड़ा दिया जापान को. So England and France distributed many regions of Germany between them. So Japan was quite displeased with this. So first reason क्या था? Provinces of China given to Japan. Japan was displeased. French and Britain taken provinces of Germany. यानी जापान also had done the same thing. उन्होंने भी millions और billions of dollars का लॉस हुआ था उनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो उनको रिकवर करना था, लेकिन चाइना से वो रिकवर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन आराम से कर पाने वाले थे, राइट. तो दैट वाज द प्रॉब्लम. सो क्वाइट डिस्ट्रेस इन 1922 Washington need Japan had to agree to have only 35% of English and American naval force. फिर एक अलाइड नेशन जब जीता तो उसके बाद एक मीटिंग हुई, राइट. और उस मीटिंग में उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो नेवल फोर्स है, नेवल मतलब नेवी फोर्स, क्योंकि जापान इज एन आइलैंड, यू नो ना, तो जापान को सबसे ज्यादा नेवल फोर्स की ही जरूरत पड़ती है क्योंकि वो कवर्ड है पूरी जगह से फ्रॉम द वाटर. सो नेवल फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो अलाइड नेशन के साथ आप जब होते हो ना, तो यूनाइटेड नेशन या अलाइड नेशन के साथ, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा. तो जापान को 35 मिलिट्री फोर्स, नेवल फोर्स है, तो उसका कुछ भी नहीं होगा. कोई अगर उसको अटैक करेगा तो वो अपने आप को बचा भी नहीं पाएगा. तो ये जापान अलाइड नेशंस ने डिसाइड किया कि जितने भी इंग्लिश और अमेरिकन नेवल फोर्स है उसमें से उनको सिर्फ 35% ही मिलेगा. जापान ऑल्सो हैड टू वेकेट द आइलैंड ऑफ सैखेलिन एंड साइबेरिया. अब साइखेलिन और साइबेरिया करके जो आइलैंड्स थे जो जापान के आजू बाजू थे, वो बड़े, they were very full of resources and profit. वो उसमें प्रॉफिट था. अब अलाइड नेशन ने बोला कि वो भी छोड़ दो, राइट. 35 नेवल फोर्स ही हम देंगे, वो भी उसको एग्री करना पड़ा. उसको जहां से प्रॉफिट हो रहा था वहां से भी उनको निकाल दिया. तो उससे उनको बहुत ही, they became very agitated, मतलब उनको गुस्सा आने लगा कि आप हमने इतना मेहनत किया, सब कुछ किया, और आप हमको ही सब जगह से निकाल रहे हो. So how it is fair? It was not fair. Actually it was not fair. सब कहते हैं कि ये जर्मनी, इटली और जापान रीजन थे, पर जापान, जर्मनी और इटली रीजन नहीं थे. मेन रीजन था अलाइड नेशंस. उसमें आ गया ब्रिटेन, उसमें आ गया अमेरिका, उसमें आ गया फ्रांस. ये सब रीजंस थे कि इन लोगों ने बहुत अनजस्ट किया इन कंट्रीज के साथ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन हुआ. So Japan also had to vacate the island. The Japanese youth was angry at that time. मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया Japanese को. So during this time there were the election of Japan and the parties supporting militarism got the majority. यानी जो पार्टीज मिलिट्री को फॉलो करती थी उन्हीं को पावर मिला, क्योंकि जापान का यूथ चाहता था वॉर, राइट. दे वांट द रेबेल, they want to rebel, मतलब उनको सबके अगेंस्ट जाके उनको जापान का इंसल्ट, मतलब उसके लिए उनको वॉर करना था.
और इसीलिए तब इलेक्शंस में जितने मिलिट्रिज्म के पावर वाले थे, जितने भी पार्टीज, वो पावर में है. So the military nationalism of Japan adopted the policy of expansionism. Expansionism का मतलब होता है कि जापान ने सोचा कि अब हमको हमारे लिए ही लड़ना पड़ेगा. तो जापान ने क्या किया, धीरे धीरे वॉर शुरू कर दिए. यानी जितने आजू बाजू जो हमसे उनसे ले लिया गया था, तो वहां पे उन्होंने वॉर कर करके उन्होंने वापस वो चीजें कंट्रोल में ले ली. राइट. सो 35 जापानिज्म का थी मैं. हाँ, जापान डिड नॉट गेट अ परमानेंट प्लेस इन द लीग ऑफ नेशन. जैसे अभी यूनाइटेड नेशन है ना, हमने बात की थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लीग ऑफ नेशन हुआ था, तो उसको लीग ऑफ नेशन में भी जगह नहीं दी गई, तो भी उसको इंसल्टेड फील हुआ. So the Western countries could not stop the imperialist activities of Japan. Imperialist activities का मतलब क्या होता है? Imperial. Imperial का मतलब होता है strong, powerful. यानी जापान क्या होना चाहता था? बहुत ही ज्यादा पावरफुल होना चाहता था. और ये एक्टिविटीज जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, जैसे कि यूएस है या ब्रिटेन है, वो सब उसको कंट्रोल नहीं कर पाए. सो जापान कैप्चर्ड मंचूरिया एंड एस्टैब्लिश मांचुकुओ गवर्नमेंट. यानी धीरे धीरे उन्होंने जो भी प्रोविंसेस थे जो उनके पास आने चाहिए थे, वो सारे उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया. So they had taken Manchuria, right? And there was a Manchukuo government came into the scene at that period of time. Also, it captured Korea, Mongolia, Shantung, and some provinces of China also. It improved its relation with Germany and Italy and let loose the strings of imperialism. मतलब उसने सबसे ज्यादा फ्रेंडशिप किसके साथ की? जो इंपीरियलिस्ट डिक्टेटर्स कंट्री थी. तो इटली भी डिक्टेटर कंट्री थी, जर्मनी भी डिक्टेटर कंट्री थी, तो वो भी डिक्टेटर कंट्री के साथ फ्रेंडशिप करके वो भी पावरफुल बनना चाहता था. दैट व्हाट दे हैड डन. आफ्टर एम्परर मेजी, एम्परर हिरोहितो also encouraged these activities of Japan. Thus Japan slapped all ties with the League of Nations. और फिर उनके बाद एक एम्परर आया जिनका नाम था हिरोहितो. वो भी यही बिलीव करते थे कि जापान को इंपीरियलिस्ट ही बनाना है, मतलब डिक्टेटर ही बनाना है, और उन्होंने यही सब कुछ फॉलो किया जो इन लोगों ने फॉलो किया. और उसके कारण क्या हुआ कि सिचुएशन पूरी क्रिएट हुई कि दैट क्रिएटेड अ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सो दैट वाज द थर्ड रीजन. क्लियर कि नहीं क्लियर हुआ? समझ में आया? पक्का के ऊपर से गया? सबको समझ में आया? Yes, ma'am. चलो रीड करते हैं अभी थोड़ा. वोट वाला करा दूं? शांति રાખને કોઈ બહુ બોલ્યા, બહુ સાંભળ્યું. कौन रीड करेगा? हरी. कौन नाम? ईशा. ईशा प्रजापति. देखो सबके नाम मुझे पता है, चेहरे नहीं, चेहरा बताओ. हाँ चलो. ऑनलाइन वाले तुम भी पढ़ो. Adolf Hitler joined the National Socialist German Workers' Party in 1930. This party came to be known as the Nazi Party. The Nazi philosophy included nationalism and socialism. After
innumerable innumerably Europeans who lost lives, which is known as the Holocaust, genocide, Hitler's expansionism, expansionism, military action against the neighboring countries, and the policy of exterminating. exterminating certain groups lead to the Second World War and became an important reason for the same. एक्सटर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज को खत्म कर देना, दैट इज एक्सटर्मिनेटिंग, राइट? Militaries in Japan who will read? Yes, read. According to the Treaty of Versailles in 1990, Japan did not get the benefit of the provision of Mara as expected. Japan contributed 90% of German GDP. Japan was quite pleased with this. In the 1921-22 policy, Japan had to agree to have only 45% of the English and American naval force. Japan also had to vacate the islands of Sakhalin and Siberia. The Japanese youth was angry at this. Within this time, there were elections in Japan and the party communist elections also were held. The military nationalism of Japan adopted a policy of expanding Japan did not get a permanent military conflict. The Western countries could not solve the internal difficulties of the land. Japan captured Manchuria and established Kosovo by 1932. Also, it captured Korea, Mongolia, Manchuria from provinces of China. It improved relations with Germany and Great Britain. After Emperor अब ये समझना बहुत जरूरी है कि डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली डिप्रेशन मीन्स। यहाँ पे हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक डिप्रेशन। अब इकोनॉमिक डिप्रेशन क्यों आया था, इकोनॉमिक डिप्रेशन? हाँ, रीजन क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइट? अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तब जितने भी कंट्रीज थे वहां पे वॉर अराउंड 5 to 6 years चला, राइट? 5 to 6 years चला। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज थी उन लोगों की भी इकोनॉमी क्या हो गई? बहुत ही ज्यादा वीक हो गई। और इन जितने भी कंट्रीज थी उनकी इकोनॉमी वीक होने के कारण जितने भी उनके पास पावर थे, राइट, वो भी वीकेंड हो गए, राइट? और इकोनॉमिकली वीक होने का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयड हो गए, राइट? उनके जो रिजर्व्स थे, जो इकोनॉमिक रिजर्व्स थे वो खत्म हो गए। आपके पास पैसा, जैसे कि अभी पेंडेमिक शुरू हुआ था, 1.5 साल 2 साल बहुत सारों के जॉब चले गए, तो आपके पास कितना पैसा होगा? वो सारा आपका धीरे धीरे खत्म हो जाता है अगर आपका जॉब चला जाता है तो, राइट? तो उसके कारण जितने भी इकोनॉमिक रिजर्व्स थे, तो 5 साल तक जितने भी कंट्रीज ने वॉर किया तो उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होने के कारण इकोनॉमिक रिजर्व्स खत्म हो गए, राइट? तो ये सारे रीजन ने बहुत ही बड़ा रीजन। तो अब सब कंट्री को क्या चाहिए था? पैसा चाहिए था कि हम किसी भी तरह से पैसा हमारे पास आए। हमारे पास उनको दूसरा चाहिए था पावर, राइट? सो द इकोनॉमी दे हैव टू स्टेबल, ये उनको करना था। और दूसरा उनको पावर लाना था। अब पावर लाना है तो कैसे पावर लाएंगे? ऐसे तो ला नहीं सकते। 6 साल का लॉस आप 6 महीने में तो कंप्लीट कर नहीं सकोगे, तो क्या करोगे आप? तो आप क्या करोगे? दूसरे कंट्री पे अटैक करोगे, वॉर करोगे। अगर आप वॉर करोगे और उस कंट्री को आपने जीत लिया तो उसका इकोनॉमी भी आपको इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेगा कि नहीं करेगा, राइट? तो ये उनकी मेंटालिटी होगी, ये हमें स्ट्रॉन्ग होना है, राइट? और उसी वक्त ये ग्रेट डिप्रेशन के कारण पूरे जितने भी इकोनॉमी पूरी अनस्टेबल हुई थी उसको कंट्रोल कैसे करना था, और उस कंट्रोल करने में क्या हो गया? उल्टा पड़ गया, और दैट कन्वर्टेड इनटू अ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो वो बात करेंगे कि क्या हुआ था। The head of most of the European nations had the belief that with the end of First World War,
even the post-war problems of the world will come to an end. यानी जितने भी countries ने, allied nations ने, जितने भी countries ने war की थी, they believed in that war एक बार खत्म हो गया तो हम सब बहुत आराम से रहेंगे, मतलब हम सब बहुत पावरफुल रहेंगे. लेकिन उसका बैकफायर हुआ, मतलब सब कुछ उल्टा हुआ. उल्टा सब जितने भी कंट्रीज थे, पावरफुल कंट्रीज थी, वो सब इकोनॉमिकली बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो गए, मतलब इकोनॉमिकली खत्म हो गई. सो इवन द पोस्ट एंड बट दिस प्रूव्ड रॉन्ग, वो कंप्लीटली गलत हो गया. सडनली अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स बिगेन टू बी सोल्ड इन द वॉल स्ट्रीट. अब आपको हर्षद मेहता वाला पता है? हर्षद मेहता वाला भी देखा भी होगा कि बहुत सारा स्कैम हुआ था, राइट? तो उसमें क्या हुआ था कि धीरे धीरे बहुत सारे पैसे मार्केट में से खत्म होने लगे, यानी शेयर सब अपने खरीदने लगे. तो फिर क्या हो गया था, हमारा पूरा इंडिया का जो शेयर मार्केट था वो क्या हो गया था, गिर गया था. और उसमें बहुत लाखों करोड़ों अरबों लोगों का नुकसान हुआ था जो शेयर मार्केट में थे, राइट? तो अब वहां पे यही हुआ कि यहाँ पे एक वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था. वो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ का था? न्यूयॉर्क का था. ये दुनिया का सबसे बड़ा वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है, जहाँ पे जितने भी वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े एमएनसीज मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनके शेयर्स यहाँ पे खरीदे और बेचे जाते थे. तो 1919 में क्या हुआ कि अचानक यहाँ के जितने भी शेयर्स थे ना, कंपनीज जितने भी लोगों ने पैसे डाले थे ना, वो अपने पैसे वापस लेने लगे, क्योंकि वो सबको ऐसा लग रहा था, एक अफवाह फैल गई थी कि अब ये जितने भी फैक्ट्रीज हैं वो डूब जाने वाले हैं. अगर आपको पता चलेगा, जिनके हमें पता चला था कि यस बैंक अभी डूब जाएगा, तो सब कितना सारा पैसा अपना जहाँ पे वहां पे डिपॉजिट था वो लेने चले गए कि नहीं चले गए? तो यस बैंक तो पूरा खाली हो गया. तो यस बैंक क्या हो गया, डूब गया कि नहीं डूब गया? तो वो सेम न्यूयॉर्क एक्सचेंज के साथ हुआ कि वहां पे जिन लोगों ने अपने शेयर्स डाले हुए थे, तो उनको ये अफवाह थी कि अब सारे कंट्रीज वॉर करेंगे फिर से. ये अफवाह, क्योंकि ये सब सिचुएशन चल ही रही थी, तो सबने अपने पैसे निकाल लिए. तो ये न्यूयॉर्क एक्सचेंज एक ही दिन में बिलियंस ऑफ डॉलर्स से वो मतलब निकाल लिए लोगों ने पैसे. तो वो पूरा न्यूयॉर्क एक्सचेंज था वो एकदम धड़ाम से गिर गया, मतलब उसके शेयर्स के प्राइस सबके गिर गए, राइट? तो दिस वाज कॉल्ड अ वॉल स्ट्रीट क्राइसिस. वो कब हुआ था? इट वाज नोन एज अ वॉल स्ट्रीट क्राइसिस. आई थिंक सो अक्टूबर 1929 में हुआ था, राइट? अक्टूबर 1929 में ये वॉल स्ट्रीट क्राइसिस हुआ था. This crisis shook the whole world and shattered the economic condition of the nations. मतलब जितने भी nations थे जो यूएस के साथ कनेक्टेड थे, राइट? जो उनके बहुत ही क्लोज नेशंस थे, उन सब की इकोनॉमी गिर गई, क्योंकि यूएस ही गिर गया तो उसके साथ सबकी इकोनॉमी गिरेगी ही गिरेगी, राइट? जैसे कि मैंने आपको पैसे दिए, राइट? और मुझे अब मैं कंप्लीटली मैं लॉस में जा रही हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी कि तुम मुझे वापस दो मेरे पैसे. तो यूएस के साथ भी ऐसा हुआ, यूएसए की इकोनॉमी गिर गई, तो यूएसए क्या बोलेगा कि चलो जो जो कंट्रीज को मैंने लोन दिया है वो मुझे वापस करो, तो उनको देना ही पड़ेगा वापस. तो वो कंट्रीज की भी इकोनॉमी गिर गई, राइट? तो यूएस की इकोनॉमी गिरने के कारण जितने भी दूसरे कंट्रीज थे जो उनके साथ थे, उन सब की इकोनॉमी गिर गई. सो दैट हैपेंड एट दैट पीरियड ऑफ टाइम. सो द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ जितने भी नेशंस थे, दैट शैटर्ड. Economic condition of European countries shattered. मतलब बहुत ही खराब हो गई उस वक्त, राइट? तो that shattered. So give birth to the Great Global Depression. Great Global Depression मतलब फैक्ट्रीज बंद हो गई, लोग बेघर हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गया, तो ये सारी चीज सिचुएशन क्रिएट हो गई. Most of the nations of the world were affected by this. Even a superpower like Great Britain had to sacrifice its policy of keeping gold reserves against its currency pound. मतलब ब्रिटेन तो बहुत ही पावरफुल था, उसके पास तो बहुत पैसा था उस वक्त, उनको भी अपने जितने भी गोल्ड रिजर्व्स थे ना, यानी सोना रखते थे, तो वो ऐसी सिचुएशन आ गई कि अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए उन्होंने अपना गोल्ड बेचा,
राइट, और पाउंड खरीदा, ऐसी सिचुएशन आ गई थी। सो जैसे कि हमारे पास पैसा नहीं होता है तो हमारे पास गोल्ड होता है, तो आप क्या करते हो कि चलो गोल्ड बेच देते हैं, पैसा तो आ जाएगा हमको, पैसे गोल्ड तो खा नहीं सकते, पैसे से खाना खाना तो खा सकते हैं ना. So that what Britain also had done at that period of time. This affected the other nations of the world and international trade of industry. Prosperous nations like America also had to impose strict measures. Global trade was reduced to half. मतलब जो import export हो रहा था क्योंकि सारी industry collapse हो गई, तो उसके कारण जितना भी पैसा था वो सब कुछ, जितना भी import export हो रहा था वो सब कुछ half हो गया. Right? So thus World War II started getting its outline. यानी फिर लोगों को लगा, कंट्रीज को लगा नहीं अब हमको पावरफुल होना है तो हमें वॉर करना ही पड़ेगा, तो ही हम पावरफुल होंगे. राइट, तो उसके कारण ये दूसरा, ये चौथा रीजन था कि जिसके कारण, ये फाइनल रीजन था जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ. दैट वाज द ग्लोबल डिप्रेशन दैट हैपेंड इन 29 to 32. World War II 19 factors. Fierce nationalism. ये तो हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का था ना, वैसा ही सब कुछ है. चलो नोटबुक निकालो, क्वेश्चन लिखो. तुम लोगों को वर्कशीट मिल गई 9 की. अब मुझे कौन सी भेजनी है, सेकेंड की भेजनी है, कौन सी भेजनी है? अभी लास्ट कौन सा पढ़ा? 14. अब मुझे 14 की भेजनी है ना, मैथ भी करना है 14 का. मंडे भेजू? हाँ सर, ये आइडिया अच्छा है. ओके मैम हाँ भेज. हमारा पेपर रीचेक कब होगा एसएस का? पेपर तुमने भेजा? यस मैम. अच्छा ठीक है, मैं साक्षी मैम से ले लूँ. हाँ कौन से आंसर? मतलब हाँ मार्क्स नहीं मिले? क्या बात करते हो, सबके आ गए? क्या नाम है आपका? प्रबल. प्रबल आपको मैंने भेजा है बेटा. Come on, write down question, write down topic, write down date. प्रबल का नाम है. ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन एक में डीएल वाला का ये डीएल वाला का की बात चल चल है ना, बस है. ओके इसका भी है, पढ़ा वाले हम करती है आप एक ही चीज से. ओके ओके गॉट इट. मतलब अगर आपको 130 याद ना हो, 133 है तो 33 का दूसरे लेना. हाँ किसी को तो अब यहाँ बैठे बैठे कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको 130 आने वाला प्रॉब्लम आएगा, इशू आएगा, वो भी हाथ आपको फुल दिमाग. एनीवन एल्स? नो वन ना, बाकी सबको 130 करनी है राइट. तो अगर कोई भी एक्टिव बनाए तो किसी काम हो जाए आपको भी प्रॉब्लम आएगा. ठीक है निर्माण नंबर और एक शब्द इसके अलावा कोई नहीं, बाकी सब किसी कर सकते हो. ओके ओके ना. Now write down questions. चलो. अच्छा
बहुत Stay quiet, everyone. Which treaty was responsible for the World War II? Treaty was responsible for the World War II. Who was the German dictator? Who was the German dictator? सुनाई दे रहा है ना ऑनलाइन को? Yes, ma'am. Who was the German dictator? Now the third question is name the Italian dictator. Now fourth is give the immediate reason. Give the immediate reason of the World War II. Who started written? Who started Nazism in Germany? Written after Emperor Meiji. After Emperor Meiji, M-E-I-J-I, Meiji, M-E-I-J-I, Meiji, Emperor dash, blank करना है. Also encouraged, Emperor dash, also encouraged imperialistic activities of Japan. Written dash launched fascist party. Dash launch fascist party. What was the symbol of fascist party? What was the symbol of fascist party? How many questions are there? Define Führer, F-U-H-R-E-R. F-U-H-R-E-R, define Führer. And the last is define Holocaust. H-O-L-O-C-A-U-S-T. Cast. C-A-U-S-T. Written? Huh? Written? मैम हॉलोकॉस्ट का स्पेलिंग फिर से बोला. H-O-L-O-C-A-U-S-T. Write down answers right now. 7 minutes are left. Come on, write down fast. No noise, I wanna. ये पानी कहाँ से है?
5 મિનિટ વહેલા જવા દેવાનું. તો હવે છોડવાના છે 2 મિનિટ પછી. મેં એમને આપી દીધું લખવામાં.